आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। और जीने का अंदाज़ बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ों को भी बदलना पड़ता है। अपनी जो हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा है, तर्ज ज़िंदगी है, उसको बदलना पड़ता है। हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। हम सुबह को उठते हैं और रात को सोते हैं, इस बीच हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। इस पर बैठकर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम अगर सही वक्त पर सो नहीं रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर हम सही से हमारी जो ग़िज़ा है उसके अंदर कमी है तो बहुत ज़्यादा गलती है। और अगर जिस्मानी सरगर्मी में कमी है तो भी हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें अपनी सेहत के लिए बहुत बेदार रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बेदार रहें। इसके तई हर बात को हम समझें कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी अच्छी रहे, क्योंकि खुदा की बहुत बड़ी नियामत है ये ज़िंदगी। खुदा न खास्ता एक बार इसमें खलल पड़ जाता है तो ज़िंदगी हमें कहीं से कहीं ले जाती है, और इसका असर हमारी पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है, हमारे अपने लोगों पर पड़ता है। समरीन, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्या हमारी जो सेहत है इसमें जो कमियां आती हैं उसके लिए हम कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार हैं। इसको हमें समझना चाहिए। जैसे कि हम सही से खाना नहीं खा रहे हैं, हम सही से सो नहीं रहे हैं, या वो सारी चीज़ें जो हमें एक माहिर बताता है हम उसको अमल में नहीं लाते तो हम गलत करते हैं। देखिए नाजरीन, इसको समझिए। आज का ये हमारा जो बहुत ख़ास मौजू है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिसके लिए हुकूमत भी हमें बहुत सारी सहूलियात देती है, हमें समझाती है कि इस पर बेदार रहिए, इस पर समझिए, और हम तब भी नहीं समझते तो सेहत हमारी ख़राब हो जाती है। सारे अमराज के बारे में बहुत बेदार रहिए, समझिए और अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। एक ऐसा मौजू जो आज जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, आज के हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, जिसका वक्त पर इलाज होना ज़रूरी है, मुकम्मल इलाज होना ज़रूरी है, और वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। बिल्कुल सही फरमाया फरहान आपने। बहुत सारे जो अमराज हमारी ज़िंदगी पर लाहिक रहते हैं उनमें एक बेहद जो ख़तरनाक कह लें ये भी मर्ज़ है नाज़रीन। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये जो मर्ज़ है अगर किसी को हो जाता है, इसकी अलामात पेश आती हैं, तो अक्सर लोग पोशीदगी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं इसका इल्म दूसरे लोगों को हो गया तो वो लोग उनसे अलहदगी कर लेंगे, यानी कि दूरी बना लेंगे। जबकि इसका जो इलाज यानी कि टीबी का जो इलाज है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद है और इसके बचाव भी मौजूद है। तो जैसे कि फरहान ने बता ही दिया है कि आज का ये बेहद सेंसिटिव इशू है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिस पर हम तस्करा करेंगे। और हमारे माहिरीन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमें इससे मुतालिक बहुत सारी अहम जानकारी फराहम करेंगे। और वाज़े हो कि 24 जो मार्च है उसको वर्ल्ड टीबी डे यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे भी मनाया जाता है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी आज के इस बेहद खास शुमारे के ज़रिए कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेदार करें ट्यूबरकुलोसिस के तई। तो आइए करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। लेकिन हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, हमसे लाइव राब्ता कायम करना चाहते हैं और कुछ सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए। चलिए आगे बढ़ें, इससे पहले डाल लेते हैं एक ख़ास नज़र इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, रोज बरोज बढ़ती आलूदगी, नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल और हमारे बेतरतीब तर्ज़े ज़िंदगी के सबब हमें मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा लाहक रहता है। इनमें से कुछ मौसमी बीमारियां होती हैं और कुछ एक दूसरे से लगने वाली मुतादी बीमारियां। इन्हीं मुतादी यानी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियों में से एक है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। जब टीबी से मुतासिर मरीज खांसता है तो हवा के जरिए उसके बलगम में मौजूद टीबी का बैक्टीरिया दूसरे इंसान तक भी पहुंच जाता है और इस तरह दूसरा शख्स भी टीबी से मुतासिर हो जाता है। टीबी का मर्ज जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है, मसलन निज़ामे हाजमा, आसाबी निज़ाम, दिमाग, आंतों, हड्डियों, जोड़ों, गुर्दों, जिल्द, आँख के पर्दे, कमर और गुद वगैरह। लेकिन 80% मरीजों में ये बीमारी फेफड़ों को मुतासिर करती है। तपेदिक यानी टीबी होने की बुनियादी वजह कुव्वत मदाफियत या इम्यूनिटी का कमजोर होना है। टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसके इलाज के लिए दवाएं भी आसानी से दस्तयाब है। लेकिन इसके बावजूद टीबी एक ऐसी खतरनाक बीमारी बन चुकी है जिससे मरने वालों की तादाद एड्स और मलेरिया से भी ज्यादा है। खवातीन और नौजवान ज्यादातर टीबी की गिरफ्त में आ रहे हैं।
टीबी जरासीम जिस्म में दाखिल होने के बाद जरूरी नहीं कि ये इंसान को बीमार कर दे। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में खामोश और खाबीदा हालत में बरसों तक रह सकते हैं और जैसे ही इम्यूनिटी कमजोर होती है ये बैक्टीरिया हमलावर हो जाते हैं। इस सूरत में टीबी की अलामात को पहचानना लाजमी है। हर वक्त बहुत थकावट या कमजोरी, ज्यादा दिन तक बुखार, 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी या बलगम, रात को सोते हुए पसीना आना, घबराहट होना, भूख में कमी, खांसी के साथ कभी कभी खून आना, गले में दर्द, वजन में कमी और सीने से सीटी की आवाज आना, इनमें से कुछ अलामात होने पर भी फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। टीबी 100% काबिल इलाज मर्ज है। शुरू में ही इसका पता चल जाने से इलाज और आसान हो जाता है। लेकिन एक बात बहुत अहम है कि टीबी के इलाज को कभी नामुकम्मल या अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसका हमेशा पूरा इलाज करें ताकि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। टीबी का आलमी दिन 24 मार्च 2025। इसका थीम एंड टीबी इन माई लाइफ टाइम है, जिसका मकसद दुनिया भर में टीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की ओर एक कदम और बढ़ाना है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को टीबी के अलामात, इलाज और रोकथाम के बारे में जानकारी देना है ताकि टीबी के मामलों में कमी लाई जा सके। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि ये जो मर्ज यानी कि टीबी का मर्ज है वो एक मुतादी बीमारी है कहीं ना कहीं, लेकिन इसके बचाव और इसका इलाज भी मुकम्मल तौर पर है, फिर भी लोग इसको छुपाते हैं, आगे नहीं आते हैं। इसके बहुत सारी वजूहात हैं, आज इन पर हम नज़र डालेंगे। जैसा कि समरीन ने बताया कि आज हम इन पर नज़र डालेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। रिपोर्ट में बहुत ही बारीकी से बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते हैं जिससे टीबी के अलामात हमें ज़ाहिर हो जाते हैं और जिससे पता चल जाता है कि ये शख्स टीबी के मर्ज़ में मुब्तला है। वहाँ पर उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, अपना इलाज कराने की ज़रूरत है और यही नहीं, मुकम्मल इलाज कराने की ज़रूरत है। जैसे ये जो टीबी का डे है ऑब्ज़र्व किया गया है, इसका एक मकसद है। असल में इसका मकसद है कि टीबी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म किया जाए। यही हमारी भी कोशिश है हेलो डॉक्टर की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमराज के बारे में आपको बताएं ताकि आप सेहतमंद रहें और हमेशा खुश रहें। तो शुरुआत करते हैं आज इस प्रोग्राम की। टीबी के बारे में जो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ राज यादव जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिप्रा आनंद जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सोमिया सागर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग कॉलेज दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ आपसे करेंगे। टीबी पर बात हो रही है, इस हमारी रिपोर्ट में भी बहुत बारीकी से दिखाया है कि किस तरह से अलामात होती है, कैसे इलाज करना चाहिए और कैसे बेदार रहने की बेहद ज़रूरत है। अब मैं एक्सपर्ट से पता करना चाहता हूँ कि हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बताइए कि टीबी असल में होती क्या है और ये किस तरह से फैलती है। आज के वक्त में इस पर बात करने की, इसे समझने की क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, टीबी जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलती है जो कि एक बैक्टीरिया होता है। ये जब फैलती है जब एक्टिव केस जिसको फेफड़े के अंदर टीबी है, जब वो खांसता है, छींकता है, बोलता है तो ये कीटाणु हवा में फैल जाता है। और दूसरा मनुष्य जो कि स्वस्थ है, जब वो इसके साथ चपेट में आता है इन कीटाणुओं के, तो वो कीटाणु उसकी श्वास की नली में चले जाते हैं जहाँ जाके वो दोबारा पनपते हैं और पनपने के द्वारा दोबारा टीबी हो जाती है। तो टीबी मुख्यतः फेफड़ों की बीमारी है, पर अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर भी ये हो सकती है, जैसे मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में, किडनी में। तो ये है चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे हिंदुस्तान में टीबी इतनी ज़्यादा इसलिए क्योंकि हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा केस यही रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट केसेस यहाँ पर हो रहे हैं। आपने बहुत ही ये फ़िक्र की बात बता दी, इस पर सोचने की बात बता दी। आपने अभी भी जिक्र किया है कि ये फेफड़ों में अगर इस बैक्टीरिया होता है तो ये खांसने से, छींकने से फैलता है और दूसरे को लग सकता है। अभी अभी आपने जिक्र किया कि किडनी की भी टीबी होती है और ब्रेन की भी टीबी होती है, मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उसकी टीबी हो सकती है। तो क्या ये टीबी भी लगने के चांसेस रहते हैं? देखिए,
जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस होती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, वो फैलती है, जबकि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जैसे मस्तिष्क की टीबी हो गई, गुर्दों की टीबी हो गई, पेट की टीबी हो गई, ये नहीं फैलती। ये नहीं फैलती है। तो जो किसी घर में पेशेंट है टीबी का, और वहाँ पर तो बहुत समझने की ज़रूरत है, उन लोगों को बहुत बेदार रहने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि अगर किसी के घर में डायग्नोज हुई है कि किसी शख्स को टीबी है, तो अब वो किस तरह के एहतियाती तदाबीर जो प्रिकॉशन हैं लें, तो वो कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे यहाँ पर? सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी को टीबी डायग्नोज हुई है तो सबसे पहले वो अपनी ट्रीटमेंट पूरा ले। जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलती हैं जो कि डॉट सेंटर से मिलती हैं, उनको तो ज़रूर ले, क्योंकि अगर टीबी की दवाई लगातार ली जाती है तो ये पाया गया है कि 14 दिन की ही दवाई बैक्टीरियल लोड को बहुत कम कर देती है, जिससे दूसरों को फैलती नहीं। यूजुअली अगर 1 महीने तक ले ली जाए तो स्पूटम कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, जिससे फैलने का रोकथाम हो सकती है। और जिन लोगों के घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, डायबिटिक हैं, वो लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें या अपने मुंह के ऊपर एक कपड़ा रखें। ये चीज़ हमारे को बचाव दे सकती है। कपड़ा रखने की ज़रूरत है, यानी कि मास्क रखने की ज़रूरत है। समरीन, देखिए एक चीज़ और सामने आई है यहाँ पर कि जो लोग डरते हैं कि टीबी मुझे हो गई है, मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, इलाज करूँगा तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाएंगे और मुझे किस तरह लेकर जाएंगे, और ये बीमारी लगेगी भी। डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छे से यहाँ पर वाजे की है, और वो ये है कि अगर आप दवाई लेना शुरू करते हैं तो दवाई लेने के कुछ दिन बाद ही आपके जो टीबी है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। और मेन बात यह है कि ये एक एहतियाती तदाबीर है, क्योंकि जो आपके घर के दूसरे लोग हैं, दूसरे अफराद हैं, वो सेफ होना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक मैंने डॉक्टर साहब की बात समझा हूँ, वो काफ़ी बेहतर होगा और आपकी सेहत, जो टीबी का मरीज़ है, पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिप्रा, हम आपकी तरफ आना चाहेंगे और आपसे ये समझना चाहेंगे, टीबी की बात हो रही है, जिक्र हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हमारा मुल्क नंबर 1 पर है इस मर्ज़ को लेकर। तो इतनी सारी जो हुकूमत हिंद की जानिब से मुहिम चलाई गई है, इतने सालों से चलाई जा रही हैं, आज भी वो सिलसिला जारी है। टीवी, रेडियो, अखबारात के ज़रिए भी लोगों को बेदार करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें वो अचीवमेंट जो करना चाहिए था वो हम क्यों नहीं कर पाए हैं? आज भी कहीं ना कहीं नंबर 1 पर ही हमारा मुल्क बना हुआ है। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, इसकी वजह तो बहुत सारी है, लेकिन जो मुख्य वजह ये है कि पहली बात तो जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ ने बोला कि हमारी जो आबादी है बहुत ज़्यादा है। उस आबादी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ना तो उनका न्यूट्रिशन अच्छा है, वो सेहतमंद नहीं होते हैं, तो ये बीमारी उनको इजीली कैच करती है, जल्दी से चपेट में आते हैं इस बीमारी के। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि स्टिग्मा इतना ज़्यादा है, सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि आप बाहर जाएंगे, किसी को पता चल जाएगा टीबी की बीमारी है तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग आना जाना बंद कर देंगे। तो ये स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। फिर एक ये सोच है कि मैं अपने आप भी ठीक हो सकता हूँ, और एक तो डायग्नोस्टिक डिलेमा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर ये कहीं गए और डॉक्टर इनकी डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा है, तो उसी समय में इन्होंने जगह जगह और फैलाव कर दिया अपने टीबी बैक्टीरिया का, जिससे केसेस और ज़्यादा बढ़ गए। और अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है कि इसका इलाज मौजूद है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब बिल्कुल कोई पैसे नहीं लगने हैं पेशेंट के। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि ये तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, प्लस अब जांचें इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने कर दी हैं कि हमारे पास पहले पुराने ज़माने में नहीं पता चलता था कि किसी की मौत क्यों हो गई। वो खांस रहे हैं, 6 महीने से खांस रहे हैं, सोचते उम्र दराज है इसलिए खांस रहे हैं, या सर्दी जुकाम है तो उसके बाद खांसी हो रही है। अब क्या होता है, केसेस ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पता चल रहा है, क्योंकि डॉट सेंटर जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में खुले हुए हैं। अपनी बलगम की जाँच करा के पता कर सकते हैं कि उनको टीबी है कि नहीं है जी। इसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी हमें इसलिए केसेस ज़्यादा पता चल रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और हम नंबर 1 हो गए हैं इसमें। तो ये 2-4 मुख्य कारण हैं कि हम अभी सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस हमारे देश में हैं। जी जी, आपने ये बताया कि टीबी की केसेस अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सौम्या, अगर हम आपकी तरफ आएँ तो इसका प्रिवेंशन भी मौजूद है और इलाज भी मुकम्मल तौर पर मौजूद है, फिर भी लोग एक सोशल स्टिग्मा के चलते इस मर्ज़ को पोशीदा रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं टीबी एलिमिनेशन की, तो क्या इस नज़रिए को भी एलिमिनेट करना बेहद ज़रूरी है कि लोग इसमें आगे आएँ और लोगों से बचें नहीं, उनकी मदद करें? हाँ जी, देखिए आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली है, बहुत ही ज़रूरी है जो हम इस जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि बीमारी टीबी ऐसी है जो किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हमारे शरीर की जब भी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है तो वो टीबी इन्फेक्शन हमारे शरीर में पहले से ही रह सकता है, वो पनप सकता है, उसका जो डिजीज़ पार्ट है, जो बीमारी है, उसमें परिवर्तित हो सकता है।
तो ये होने को किसी को भी हो सकता है, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको हो गया है, अगर वो ये सोचेगा कि मैं किसको बताऊं या ये मुझे टीबी हो सकता है तो मैं कैसे जाऊं और मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले इंसान को अपना ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से उस चीज़ की जानकारी ले कि टीबी है कि नहीं है। टीबी की दवाइयाँ अब बहुत आराम से उपलब्ध हैं, बहुत निःशुल्क उपलब्ध हैं, और सरकार बहुत सारी ऐसी योजना भी लाती है जिसकी वजह से उनको फ़ायदे भी होते हैं। मतलब हर टीबी वाले मरीज़ को 500 से 1000 रुपये हर महीने मिलते हैं ताकि वो अपना पोषण भी पूरा कर सकें। और टीबी की जो बीमारी है ना, वो कंट्रोल की जा सकती है, वो उस पर काबू पाया जा सकता है। उसकी दवाइयाँ हैं, पहले दवाइयाँ बहुत सारी होती थी, अब उनको छोटा करके एक एक गोली में परिवर्तित कर दिया गया है, तो वो लेना भी आसान है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका अगर ध्यान रखेंगे तो खुद का भी फ़ायदा होगा, अपने घर वालों का भी फ़ायदा होगा, और फिर बीमारी आस पड़ोस वालों को भी नहीं फैलेगी, घर में और लोग हैं तो उनको भी नहीं फैलेगी। तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि जब हमारे माशरे में किसी के साथ कोई परेशानी होती है, कोई मर्ज़ उसको ज़ाहिर होने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो जांच में बहुत लापरवाही करता है, क्योंकि जांच से ही पता चलता है कि जिस्म में किस तरह का मर्ज़ पनप रहा है। यहाँ पर बात हो रही है टीबी की, तो मैं डॉक्टर सोमिया ही से एक सवाल करना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि टीबी की जो अलामात ज़ाहिर हो, सिम्टम्स नज़र आने लगे पेशेंट को, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो करना बेहद ज़रूरी है, और वो टेस्ट कितने दिन में होते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं कि कोई पेशेंट अगर कराना चाहे तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, या क्या सूरत हाल है? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। हाँ, तो फरहान जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि टीबी के टेस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे कॉमन तरीके का जो टीबी होता है वो होता है फेफड़ों का टीबी। तो फेफड़ों के टीबी जब होता है तो उसमें ज़्यादातर बलगम आती है, खांसी आती है, बलगम आता है, तो बलगम की जांच होती है। और बलगम की जांच आजकल हर सरकारी अस्पताल में मौजूद है, वहाँ पे जाके बलगम की जांच हो सकती है। सिर्फ सुबह का बलगम जो आता है उसको कलेक्ट करके जमा करना होता है। ऐसे कम से कम 2 सैंपल्स अलग अलग सुबह कलेक्ट करके देने होते हैं, और 2 से 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। बहुत जगहों पे सेम डे भी रिपोर्ट आती है, वो डिपेंड करता है कौन सा अस्पताल है, कैसा अस्पताल है, और 2 से 3, और ये सब निःशुल्क होता है। बाकी अगर ये फेफड़ों के टीबी की बात है, अगर टीबी हमारे शरीर के ना हर अंग को जकड़ सकता है, हर अंग पे इफेक्ट कर सकता है, तो हर अंग के हिसाब से फिर कहाँ का टीबी है उसके थोड़े टेस्ट विभिन्न प्रकार के भी होते हैं। किसी टीबी को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे लिम्फ नोड का टीबी अगर हो गया तो वहाँ पे सुई डाल के हम अंदर से चीज़ निकालते हैं जो भी उसमें भरा हुआ है, और फिर हम उसकी जांच करते हैं कि हमें उसमें टीबी का बैक्टीरिया दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही अलग अलग अंग के अलग टेस्ट होते हैं, पर ये जो बलगम वाला टेस्ट है ये बहुत ही कॉमनली सारे सरकारी अस्पताल में निःशुल्क मौजूद है। ये सभी सरकारी अस्पताल में बिना पैसे के हो जाता है। आप जाइए, अपना टेस्ट कराइए, क्योंकि टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा कि टीबी किस तरह से, किस हालात में है और कैसे ठीक हो पाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सिद्धार्थ, आपसे मैं जानना चाहूँगी, देखिए भीड़ भाड़ तो आजकल हर जगह मौजूद है, और जैसे कि हम देख रहे हैं एक्सपर्ट्स की भी माने कि हर 3 को में से 1 को अगर संक्रमण है तो इन फ्यूचर इम्यूनिटी की कमज़ोरी की वजह से वो टीबी में तब्दील भी हो सकता है। ऐसे में अगर प्रिवेंशन की हम बात करें, कैसे बचाव करें खुद का, अगर हम कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में और कोई शख्स हमारे सामने खांस रहा है, उसको टीबी भी हो सकती है, तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं ऐसी चीज़ों से? सबसे पहले तो आपके इस प्रश्न का मैं जब उत्तर दूं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि टीबी किन किन को लग सकती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ही टीबी हो जाएगी जो भी भीड़ भाड़ में चला जाएगा। तो टीबी मुख्यतः उन लोगों को होती है जो कुपोषित होते हैं, दूसरा जो लोग HIV या एड्स से ग्रस्त हैं, जो लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, या फिर जिन लोगों को लिवर की डिजीज़ेज़ हैं उनको, या फिर जिन लोगों को क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं जैसे COPD, या फिर वो कुछ ऐसी दवाइयों पे हैं जो उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट कहा जाता है, उन लोगों के अंदर इसका खतरा ज़्यादा होता है। तो देखने वाली बात यह है कि अगर हमें बाहर जाना है तो देखिए, जब कोविड भी हुआ था तब भी लोगों को बाहर जाना ही पड़ा, काम तो करना ही पड़ेगा, हम अपने आप को रोक नहीं सकते, बट कुछ एहतियात बरत सकते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग जाते वक्त प्लीज़ अपना मास्क पहने, भीड़ भाड़ से अपना बचाव करने की कोशिश करें। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो अस्पताल में काम करने जाते हैं वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, और उनको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। लगातार एक्सरसाइजेज करना, योगा करना हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो मुख्य यही है, पेट भरकर रखें, एक्सरसाइजेज करें और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें।
डॉक्टर शिप्रा, मैं ज़रा आपसे एक बात करना चाहूँगा कि अक्सर देखने में आता है लोग अपना इलाज तो शुरू कर देते हैं, अगर हम बात करें किसी भी मर्ज़ की बात करें उनमें इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मुकम्मल इलाज नहीं करते। आज बात जैसे टीबी की हो रही है, घर वालों के कहने से, दोस्त के कहने से, अब किसी के भी दबाव में जाके आपने डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर को दिखाने के बाद आपने अपना इलाज शुरू कर दिया। अब इलाज तो आपका हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद आपने सोचा कि मैं तो ठीक हो चुका हूँ, अब तो मेरे घर वाले भी सेफ़ हैं, मैं भी सेफ़ हूँ, मुझे फीवर भी नहीं आ रहा है, मेरा वज़न भी बढ़ा है, और उसने 1 महीने 2 महीने दवाई खाई और फिर उसने लापरवाही शुरू कर दी। तो मैं ऐसे मरीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मरीज़ दवाएँ खाने के बाद दवाएँ मुकम्मल नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं, तो वो किस तरह की पेचीदगियाँ या डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं और आपको भी इलाज करने में किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर शिप्रा। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं 2 हफ्ते के अंदर रिस्पांस उसका आने लगता है, उसका असर दिखने लगता है मरीज़ के ऊपर। जैसे मरीज़ दवाइयों को स्टार्ट करेगा, शुरुआत करेगा, और अगर वो कायदे से दवाई ले रहा है, जैसे डोज उसकी बराबर ले रहा है, टाइम से ले रहा है और दवाई को छोड़ नहीं रहा, किसी दिन मिस नहीं करा, तो वो दवाइयाँ उसको 2 हफ्ते के अंदर असर करने लगती। जैसे उसका खांसी ठीक होने लगेगा, अगर उसको बलगम आ रहा है वो ठीक होने लगेगा, बुखार ठीक होने लगेगा उसका। तो इसमें क्या होता है, कुछ मरीज़ों को ऐसे लगता है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं इलाज करने की, और इतना लंबा मैं क्यों इलाज लूँ, मैं क्यों इतनी दवाइयाँ खाऊँ। तो मरीज़ इलाज छोड़ देते हैं क्योंकि वो बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन इसके और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, जैसे वो दवाई को बंद करेंगे, और हमने जस्ट अभी बात करी थी कि जो कीटाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है, शरीर में जा कर के बैठ जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन जैसे इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होगी तो फिर से पनपना शुरू कर देता है। सेम टीबी की दवाई के साथ होता है। जैसे आपने दवाइयाँ खाई तो जो जितने सेंसिटिव बैक्टीरिया हैं वो तुरंत ख़त्म होने लगेंगे और ये सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। लेकिन जब आपने दवाइयाँ बंद कर दी तो कुछ 2-4 जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करने लगेंगे, वो बढ़ने लगेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसा पेशेंट फिर से उसको सिम्टम्स आने लगेंगे, खांसी, बुखार, बलगम, वज़न कम होना, छाती में दर्द होना, जो भी उसको परेशानी थी वो फिर से आने लग जाएगी। और जो रेजिस्टेंट, जो कि आपकी जो पहली जो फर्स्ट लाइन जो टीबी की दवाइयाँ होती, जो हम पहली बार जो मरीज़ टीबी की दवाई लेता है, जो एडवाइस करते हैं, फर्स्ट लाइन जो मेडिसिन होती हैं उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब कि वो दवाई बेअसर हो जाती है इस टीबी के बीमारी के ऊपर। तो इसके बाद हमें मरीज़ को, अगर ये कंटिन्यू रहता है, पेशेंट ऐसे ऑफ एंड ऑन दवाई ले रहा है, एडरेंस नहीं है, कंप्लायंस नहीं है, तो ऐसा पेशेंट अल्टीमेटली MDR या XDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, या TDR, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट बन जाता है, जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल है और इसका इलाज मरीज़ के लिए बहुत कष्टदायक है, उसकी फैमिली के लिए बहुत कष्टदायक है, इवन क्लिनिशियंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन दवाइयों के, सेकेंड लाइन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। बीमारी प्लस उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे पेशेंट झेल नहीं पाते, तो अल्टीमेटली इनकी डेथ भी हो सकती है। और इसके कॉम्प्लिकेशन भी बहुत होते हैं। अगर आपका टीबी का इलाज या आपकी टीबी की बीमारी बहुत लंबे समय तक चली, लेटर ऑन जैसे मरीज़ को सांस की परेशानी हो जाएगी, फेफड़े दोनों तरफ ख़राब हो सकते हैं, उसे ज़िंदगी भर ऑक्सीजन पे रहना पड़ सकता है, या उसका हार्ट भी फेल हो सकता है, जिससे उसके शरीर में पूरी सूजन आ सकती। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है। और यही पेशेंट अपने घर के, जो उसके घरेलू संपर्क में जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं या मरीज़ हैं जिनको हार्ट की तकलीफ है या डायबिटीज़ है, ऐसे मरीज़ों को ये रेजिस्टेंट टीबी दे देते हैं। ये आपने बहुत ही बात यहाँ तफसील से बताई। इसमें एक चीज़ और कंप्लीट कर दीजिएगा कि ये तो आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, अगर दवाई पूरी तरह से नहीं ली, मुकम्मल नहीं की, ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप ज़रा सा ये बताइए कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको मुकम्मल इलाज किस तरह से पूरा करना चाहिए? देखिए, जो पहली दफ़े जब कोई मरीज़ टीबी से प्रभावित होता है, वहाँ हमारी फर्स्ट लाइन ATT दी जाती है। मतलब जो भी मरीज़ पहली बार आ रहा है, पहली बार सिम्टम्स के साथ आ रहा है, तो वहाँ पे हम फर्स्ट लाइन ATT एडवाइस करते हैं ऐसे पेशेंट को। ये इलाज हमारा 6 महीने से चलता है, 6 महीने से 9 महीने तक हो सकता है। 9 महीने तक हो सकता है। हाँ, ये डिपेंड करता है। ये कैसे डिसाइड होता है कि 6 महीने करना है या 9 महीने करना है? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्लिनिशियन के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर। अगर मरीज़ का जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स, जिसे हम बोलते हैं, जैसे उसकी खांसी, बुखार या जो भी उसका जो भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम 6 महीने के लिए इलाज देते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि थोड़ा बहुत और एक्सटेंड कर सकते हैं पेशेंट को, और सिम्टोमेटिकली बेटर हो जाएगा, थोड़ी सी एक्सटेंसिव डिजीज़ हमें लग रही है, तो वहाँ हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। डिपेंड करता है उस पर। हम लोग काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं बिफोर एडवाइजिंग अप टू मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन
जो सेकंड लाइन ATT हमारी है, जो सेकंड लाइन की दवाइयाँ हैं, जो फर्स्ट लाइन हमारा जिसने फेल कर दिया, MDR, XDR, TDR वगैरह के पेशेंट्स हैं, इनका जो इलाज है काफ़ी लंबे समय तक चलता है। कुछ इलाज 9 महीने तक है, और उसमें उससे पहले जो आज से 2-3 साल पहले इंजेक्शंस वगैरह लगते थे मरीज़ को, और वो इलाज कम से कम 2.5 साल 2 से 2.5 साल तक चलता था। और कुछ इलाज को तो अब वो सब चीज़ें नहीं है, बदलाव आ चुका है और बहुत एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक मेरा इसमें सिर्फ ये बता दीजिए आप कि बहुत से लोग सरकारी अस्पताल में ना जाकर अपना इलाज प्राइवेट तरीके से भी करना चाहते हैं, तो मेडिसिन सब सेम है, इलाज सेम है, या आप किस तरह से एडवाइस करना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल इलाज तो बिल्कुल सेम है, बस ये होता है प्राइवेट जाएंगे तो उनके थोड़े डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे, बाकी मेडिसिन भी उसमें में परचेज करनी पड़ेगी? नहीं, एक्चुअली सारे सेंटर्स में जितना भी है सब सरकार ही दवाइयों को उपलब्ध करा रही है। तो उसमें पेशेंट को, जैसे डॉट सेंटर है, वहाँ पेशेंट को तो खुद थोड़ा सा आपको रोकूंगा यहाँ पर, मैं बहुत अच्छे से आप बता रही तफसील से। एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, इस्तकबाल, बताएं अपना सवाल, माहिरीन आपको सुनना है। मेरा सवाल इतना कि मेरे फादर जो है, जैसे उनको खांसी होती है, लेकिन मतलब रेगुलर नहीं होती। सुबह के टाइम उठते हैं, सो के जब होती है, या कभी कदार बीच में 1-2 बार हो गई, लेकिन ये मतलब उनका चलता रहता है रेगुलर। तो क्या उनको टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है? ओके डॉक्टर शिप्रा, आपसे गुफ्तगू चल रही थी, आप ही बताइए किस तरह से आप बताना चाहेंगे यहाँ पे। आपके पिताजी को कितने दिनों से खांसी हो रही है, कितने महीने से खांसी हो रही है? मैम मुझे लगता है कि साल हो गए होंगे। साल भर हो गए। कभी आपने एक्सरे कराया उनका? नहीं, ऐसे मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब उनको बलगम वगैरह ऐसा कुछ होता है? हाँ, मतलब खांसते हैं। देखिए, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती, टीबी के अलावा चेस्ट की बीमारियां होती हैं जिसमें खांसी बलगम मरीज़ को होता है। जैसे आपके पिताजी हैं तो उम्र दराज ही होंगे, तो इसमें COPD के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उम्र दराज मरीज़ों में। तो इसके लिए तो आप पहले किसी डॉक्टर को दिखाइए, इनका चेस्ट एक्सरे कराइए, और एक बलगम की जांच भी करा सकते हैं आप। अगर वो नेगेटिव आती है तो एक सांस की जांच होती है। सांस की जांच के आधार पे डायग्नोसिस बनता है कि इनको COPD की बीमारी है, कोई एस्थमा वगैरह है। उसके आधार पे ही दवाइयाँ शुरू होती हैं। तो आपके लिए सबसे पहले यही बात मैं कहूँगी कि आप एक बार क्लिनिक किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। देखिए, ये बहुत ही सही से बताया डॉक्टर शिप्रा ने कि ये जो प्रोग्राम है आपको अवेयर करने के लिए है, और जैसे कि पिछले कई सालों से आपके वालिद साहब को परेशानी हो रही है खांसी की, तो बेहतर है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। वो डॉक्टर पूरी तरीके से जांच करेंगे, और उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी है कि आपके वालिद साहब हमेशा सेहतमंद रहें। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर शिप्रा। तो आपके हिसाब से कोई कमी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएं चाहे प्राइवेट तरीके से दिखाएं, इलाज सेम है और मेडिसिन भी सेम है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें आपको बस मेडिसिन, जैसे डॉट सेंटर से आप दवाई ले रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त मिलेगी, लेकिन आपको जैसे प्राइवेटली कुछ पेशेंट डॉट बहुत से लोग नहीं टाइम होता उनके पास, नहीं जाना चाहते, ऑब्जर्व करा के ट्रीटमेंट लेने का टाइम नहीं होता है, या वो किसी हॉस्पिटल के माहौल से भी कुछ लोग साइकोलॉजिकल भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, होता है, वो नहीं आना चाहते हॉस्पिटल, या उस भीड़ में नहीं खड़ा होना चाहते जनरल पब्लिक के साथ, तो वो अपनी दवाइयाँ खरीद के खाते हैं। अच्छा। जैसे कुछ दवाइयाँ गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा रखी हैं, केमिस्ट वगैरह पे कुछ कंपनीज बनाती हैं पर्टिकुलरली, वो ले सकते हैं वो, लेकिन वो भी जब तक कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट वो लेनी होती है। ऊपर नीचे जरा एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइन पर हैं, उनका सवाल भी सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ जी जी, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सवाल जी, अब मुझे ये सवाल पूछना है कि किसी महिला को अगर टीबी हो गया है तो क्या वो अपने बच्चे को सेफली ब्रेस्ट फीड करवा सकती है? जी डॉक्टर सिद्धार्थ, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर किसी महिला को अगर टीबी हो गई है और उसको एक्टिव टीबी है, वो खांस रही है और उसके अंदर जस्ट रिसेंटली ही डायग्नोज हुई है टीबी, ऐसी कंडीशन के अंदर भी महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रेस्ट फीड कराने से पहले वो अपने हाथ धोए, अपने ब्रेस्ट को साफ़ करे, बच्चे को गोद में लेने के वक्त अपने गर्दन को मुंह को मोड़ के रखे और खांसे नहीं। दूसरी बात, कई बार लोगों को इसके अंदर एक भ्रम और ये हो जाता है कि टीबी की दवाइयाँ जो खा रहे हैं वो दवाइयाँ दूध के रास्ते कहीं बच्चे तक ना पहुँच जाएँ, पर ये दवाइयाँ का जो अमाउंट होता है जो दूध के रास्ते भी बच्चे तक पहुँचती है बहुत ही नगण्य या बहुत कम होता है का, तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं जबकि नुकसान कम है। तो बिल्कुल आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खांसे नहीं और मुंह पे मास्क रखें स्तनपान कराते वक्त। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अभी बच्चों की बात हो रही है तो एक सवाल बच्चों से ही जुड़ा मेरा डॉक्टर सौम्या आपसे है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम वो डेवलप काफ़ी देर से होता है, तो कहीं ना कहीं टीबी के चांसेस उनमें बढ़ सकते हैं और क्या खतरात उन पर लाहिक हो सकते हैं? हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा जो टीबी के केसेस देखे जाते हैं वो बच्चों में या बुज़ुर्गों में ही देखे जाते हैं। बच्चों में इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए वो ज़्यादा इसके लपेटे में आने के इनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। पर इसी से लड़ने के लिए ही BCG नाम की जो वैक्सीन है वो हमारे सरकार के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें भी है। तो जब बच्चा पैदा होता है तभी उसको ये BCG वैक्सीन लगा दी जाती है, ताकि उसके अंदर ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो इस टीबी के बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने में उनकी हेल्प कर सकती, मदद कर सकती है, तो वो पैदा हो। और क्योंकि टीबी जो है ना, टीबी का बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही आम तौर पे हमारे वातावरण में फैला हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ये BCG का टीका जन्म होते ही बच्चों को लगता है। और अगर उसमें ताख़ीर हो जाए, देर हो जाए, फिर कब कौन से मंथ तक लगवा सकते हैं? हाँ, तो ये आम तौर तक हम जो मतलब पालन करते हैं वो है कि 1 साल तक हम लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वजन बहुत कम होता है, किसी कारणवश वो NICU में रह रहे होते हैं, तो भी ऐसा एक गाइडलाइंस होती है कि इतना वजन हो जाएगा बच्चे का तभी हम इसको BCG वैक्सीन को लगाएंगे, क्योंकि ये लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, तो थोड़ा सा इम्यून सिस्टम बच्चे का होना भी चाहिए तभी हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं उनका अगर पौष्टिक आहार उनको दिया जाए, खाने पीने में जो चीज़ें हैं वो ठीक से घर का बना हुआ खाना उनको दिया जाए, तो भी धीरे धीरे सब में ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जी, राइट। आज देखने में आता है कि हमारी जो हुकूमत है वो हमारी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा बेदार करती रहती है, हमें बताती रहती है किस तरह से हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। आज मैं डॉक्टर सिद्धार्थ आपके पास आना चाहता हूँ। ये अब टीबी की बात यहाँ पर हो रही है, टीबी हमारे मुल्क के लिए इतना बड़ा चैलेंज बनती जा रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोगों की भी इसमें कमी है, बेदारी की, अवेयरनेस की कमी है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ज़रा उस पर रोशनी डालें जिससे हमारे प्रोग्राम देखने वालों को कुछ इसमें समझ में आए। क्योंकि जब सरकार इस पर इतना काम कर रही है तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, हम भी आगे बढ़कर आएँ, अपनी जो चीज़ें सरकार कह रही है या हमें माहिर तिब कह रहे हैं उनको समझें। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है जी जी, और कदम से कदम बढ़ा के चली रही है बाकी देशों के साथ भी, और इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है कि अब हर हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर PHC के अंदर छोटे छोटे सेंटर्स लिखा रहता है कि ये करिए, ये ना कीजिए। तो हर जगह है, और हर जगह पैम्फलेट, पोस्टर्स, हॉस्पिटल जाएंगे तो हर जगह लिखा होता है कि आपको 14 दिन से ज़्यादा खांसी है तो बलगम में खून आ रहा है तो टीबी की जाँच कराएं। पर कई बार क्या होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, और ये देखा गया कि यूजुअली उन लोगों के अंदर जो अल्कोहलिक होते हैं, शराब का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, या ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा आपको रोकूंगा, एक कॉल आ गई डॉक्टर साहब, अभी आपसे बात जारी रहेगी, कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो, जी जी, प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। बताइए अपना सवाल, माहिरीन आपको सुन रहे हैं। अपनी टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दीजिए और बात कीजिए हमसे। ठीक है सर। हेलो जी, हेलो, बताएं अपना सवाल। सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, अपना सवाल बताएं। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है, मैं धीरज बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मेरी मदर की उम्र लमसम 65 ईयर है सर। लमसम आफ्टर 2 ईयर्स से उनको कफ जा रहा है, और कफ ज्यादा जाता है, और वो जीभ में इन्फेक्शन वगैरह बताती हैं अपने आप ऐसी कि मेरे जीभ से बलगम जा रहा है और खांसी बंद नहीं हो रही है। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपने दिखाया कहीं माता जी को, कहीं अपनी दिखाया, किसी डॉक्टर के पास ले गया? काफी जगह दिखाया। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर तो यही बताते हैं जी कुछ भी नहीं है, और लेकिन माता जी घर पे आके शिकायत करती हैं कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है। कोई जीभ का इन्फेक्शन बताता है, कोई गले का इन्फेक्शन बताता है। ओके ओके ओके। ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया आपने? जी, ENT का जो डॉक्टर होता है उसको दिखाया आपने? हेलो, व्हाट यू मीन? समझा नहीं सर मैं। ये जो कान का डॉक्टर होता है, मुंह का डॉक्टर होता है, उनको दिखाया आपने? हाँ जी, उनको दिखाया था। ओके, डॉक्टर सौम्या आपकी तरफ आऊंगा मैं यहाँ पर। आपको किस तरह का मामला लग रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इससे मैं पूछना चाहूँगी, उनको खांसी के साथ बलगम जो थोड़ा आता है उसके साथ कुछ और भी परेशानी है क्या?
बुखार आता है, वजन कम है हो रहा है या भूख कम लगती है, ऐसा कुछ है क्या? आप सुन पा रहे हैं आवाज? आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी, खांसी जी जी, खांसी साथ मलगम जाता है जी। और कोई परेशानी नहीं है? और कोई परेशानी तो यही है, खांसी जब उठती है तो एक सांस उठते चली जाती है, बंद ही नहीं होती है। अच्छा, तो देखिए, एक तो मरीज को सामने से देखना पड़ेगा, उसकी बात अलग होती है। दूसरी बात ये है कि अभी वायु प्रदूषण जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा एलर्जिक कंपोनेंट भी लोगों में देखा जा रहा है। तो हो सकता है एक ये वजह भी हो, और बाकी तो जांचें आपको करवानी चाहिए। अगर 2 साल हो गए तो 2 साल काफ़ी ज़्यादा है, जांचें करवानी चाहिए, एक्सरे और खून की जांच दोनों होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि डॉक्टर सोमिया ने आपको बताया है कि जांच की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप किसी हायर सेंटर पर ले जाइए, वहाँ पर उनको दिखाइए, डॉक्टर वहाँ पर तरह तरह की जांच करेंगे और उसके बाद उम्मीद है कि काफ़ी कोई ना कोई वहाँ पर हल निकलेगा और आपकी जो माता हैं उनको सेहतयाब हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, कुछ आप भी इसमें एडवाइस करना चाहेंगे? डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरा कहना ये रहेगा कि अगर 2 साल से उनको खांसी चल रही है तो अनेक कारण हो सकते हैं। खाली कारण ये नहीं कि खाली टीबी ही हो सकता है COPD हो, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज भी एक बहुत बड़ा कारण होती है जो इतने लंबे समय तक खांसी चलती है, ILD जिसे बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एक्सरे और CT स्कैन तो कराना वही बात है कि इन्हें हायर सेंटर जाना चाहिए और वहाँ पर जांच कराने की बेहद ज़रूरत है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में डॉक्टर सिद्धार्थ, आप बता रहे थे कि जो लोग शराब पीते हैं उनके बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा था उस समय कि जैसे जो लोग शराब पीते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, अपनी बीमारी को छुपा के रखते हैं, या फिर कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी शादी की उम्र आ जाती है, ये भी अक्सर देखा गया है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या होगा, घर वाले ना तो बताएंगे कि भाई इसको टीबी है, जिससे शादी के कारण दिक्कत ना हो जाए जी, महिला भी छुपा के रखेगी कि मेरे को टीबी है, और शादी हो जाएगी तो हो सकता है जहां ससुराल में जाए वहां पे भी 4 लोगों को तो और फैले। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है क्या? ये बिल्कुल नहीं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं जेनेटिक है क्योंकि घर में कई लोगों को फैल जाती है, क्योंकि टीबी फैलने वाली बीमारी है। एक व्यक्ति प्रति साल अगर अपना इलाज न कराए तो 15 लोगों को टीबी दे सकता है, पर ये बिल्कुल भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ओके, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन इसको आपको छुपाना भी नहीं है, क्योंकि इलाज तभी हो पाएगा जब आप इसको पहचानेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और उसका पूरी तरह से मुकम्मल इलाज करेंगे। जी डॉक्टर शिप्रा, आपसे समझना चाहेंगे, हम ज़्यादातर देखते हैं और गौर करते हैं कि जो पसमानदा तबकात हैं और गरीब घराने हैं, वहाँ ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उनको जहन में रखकर अगर हम बात करें तो उनमें डाइट की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, इसलिए ये मर्ज़ ज़्यादा वहाँ पर है। तो उससे कैसे एहतियात बरतें या उस कमी को कैसे पूरा किया जाए, या हुकूमत हिंद की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को लेकर? देखिए, जैसे अभी गवर्नमेंट लॉन्च किया है ये टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसमें हमारी सरकार का ये एम है कि 2025 तक टीबी को ख़त्म करना है जी। इतना ख़त्म करना है कि जो नए केसेस हैं कम से कम 80% कम हो जाएं, और जो मौत हो रही है टीबी की वजह से 90% के करीब कम हो जाए। ये हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़े सारे स्कीम्स चलाई हैं इस अभियान के, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंडर। जैसे कि इसमें न्यूट्रिशन भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आपने अभी बताया कि न्यूट्रिशन, ये जो गरीब तबके का जो हमारा हिंदुस्तानी मरीज़ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टीबी उन्हीं को होती है, बिकॉज टीबी क्या है, पॉवर्टी की डिजीज़ है, गरीब लोगों की बीमारी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये गरीबों में बहुत ज़्यादा होती, इसलिए होती है क्योंकि एक छोटे घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एयर से फैल रही है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से फैल रही है, जो भी जिसके बलगम में टीबी पॉजिटिव है दूसरे को दे रहा है, तो इस तरीके से ये फैल रही है। प्लस इसमें क्या होता है, खाने पीने की कमी, न्यूट्रिशन इतना कम होता है, घरों में इतना पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि कुछ हो नहीं पा रहा, बच्चे भी कमज़ोर हैं, बूढ़े जो घर के वो भी कमज़ोर हैं, और मरीज़ तो कमज़ोर है ही है। बिल्कुल। तो सरकार ने क्या स्कीम निकाली कि ऐसे मरीज़ों के लिए कुछ न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट दिया जाए, या उनको कुछ ऐसे कुछ मनी का कुछ बेनिफिट दिया जाए, जैसे कि आपका ये निक्षय न्यूट्रिशन किट है, ठीक है, और निक्षय न्यूट्रिशन किट के अलावा हाई एनर्जी डाइट्स हैं, जो कि आपके किसी पेशेंट का BMI लेस देन 18.5 है तो वहाँ पर उनको दिया जाता है। BMI होता है कि शरीर का कितना वेट है और हाइट के हिसाब से निकालते हैं उसको। डॉक्टर साहिबा, थोड़ा सा आपको यहाँ रुकूंगी, एक कॉलर लाइन पर है, उनसे सुन लेते हैं उनकी बात, उसके बाद आपकी बात जारी रहेगी। हेलो हेलो
हेलो जी, आपको आवाज़ मिल हेलो। रही है जी? आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। सवाल था कि मेरी वालिदा को बार बार हर हफ्ते में एक बार दो बार ऐसे खांसी होती रहती है और बलगम वाली खांसी होती है, तो जी। क्या ये इसके सिम्टम्स में से है या हमें इसकी जांच कराना कंपलसरी है, ऐसा पूछना था। डॉक्टर शिप्रा, आपके इनको 2 साल से खांसी हो रही है? 2 हफ्ते 2 हफ्ते 2 में। हफ्ते से, ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर 2 हफ्ते से खांसी, इससे पहले सर्दी जुकाम तो नहीं हुआ था इनको? हाँ, इनको सर्दी जुकाम हुआ था पहले। हाँ, तो ये हो सकता है कि पोस्ट वायरल कफ बोलते हैं इसको, मतलब सर्दी जुकाम के बाद वाला कफ, ठीक है। इसमें सूखी खांसी होती है, मरीज़ को कई बार बलगम भी आता है। ये थोड़ा लंबे समय तक के लिए चल सकता है, कम से कम 1-1.5 महीना के लिए, लेकिन आपको फिर भी जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी तरीके की खांसी अगर 2 हफ्ते से ऊपर जा रही है तो वहाँ टीबी की जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे देश में टीबी इतना कॉमन है। तो इसीलिए आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जा करके एक एक्सरे, बेसलाइन एक्सरे और एक बलगम की जांच तो इनकी ज़रूर कराइए। बाकी जैसा भी डॉक्टर को लगेगा, जो भी इनकी रिपोर्ट्स में आएगा, उसके आधार पे वो आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। जी, तो डॉक्टर शिप्रा ने जो आपको सलाह दी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर शिप्रा, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। बहुत अच्छे से आपने तफसील से चीज़ें बताई हैं। मैं लास्ट में बस अब एक मैसेज आपसे सभी से लेना चाहूँगा, और मैं सोम्या जी से शुरू करता हूँ यहाँ पर। सोम्या जी, जैसे कि अभी सभी लोगों ने बताया यहाँ पर, सभी एक्सपर्ट्स ने, कि हुकूमत हिंद अपना काम कर रही है, पूरी तरह से स्कीम चला रही हैं, यहाँ तक कि ग़िज़ा भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है। हम या एक आम आदमी अपना टीबी के मामले में अवेयर रहने के मामले में, दूसरों को अवेयर रखने के मामले में किस तरह रोल अदा कर सकते हैं, ज़रा सा ये भी बताइए और अपना पैगाम भी दीजिए। अच्छा, देखिए, अभी जैसे पता चल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको कि टीबी अगर कभी किसी को हो गया तो वो इस वजह से हो रहा है कि उनके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। इसको छुपा के रखने की ऐसी कोई वजह भी नहीं है इसके पीछे। तो अगर आपको टीबी हुआ है, आपके आस पड़ोस वालों को किसी को इसके लक्षण आपको लग रहे हैं कि उनको टीबी हो सकता है, तो उनसे सहानुभूति रखिए और उनको डॉक्टर के पास ले जाइए, इस चीज़ की जांचें करवाइए और फिर इलाज कराइए, क्योंकि इसका इलाज संभव है और निःशुल्क इलाज होता है। दूसरी बात मैं जो पैगाम देना चाहूँगी, मैं ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ समझती हूँ कि अगर किसी भी मरीज़ को टीबी पता चला है कि उसको टीबी है, तो अपना इलाज जो है वो पूरा करिए, उसको बीच में छोड़िए मत। क्योंकि होता क्या है, 1.5-2 महीने बाद में जब मरीज़ को ठीक लगने लगता है या कोई और कारणवश, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो मरीज़ दवाई छोड़ देता है बीच में, और हो सकता है फिर कुछ टाइम के लिए उसको ठीक लगे, पर ये बाद में रेजिस्टेंस टीबी की तरह भी आ सकता है। वो मरीज़ अपने से भी दूसरों को भी टीबी फैला सकता है और ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है और अपने हाथ से निकल सकती है। तो उससे पहले अगर आपको दवाई ले भी रहे हैं, उससे कुछ आपको परेशानी भी हो रही है, तो डॉक्टर से जाके मिलिए। फिर हम बता सकते हैं आपको, आपके टेस्ट करवा के बता सकते हैं कि ये दवाई से आपको क्यों परेशानी हो रही है या इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। दूसरी दवाइयाँ भी दी जा सकती है, अगर लिवर वगैरह पे असर करती है तो हम दूसरी दवाइयाँ भी दे सकते हैं। तो इलाज जो है शुरू करें और पूरा करिए, और अगर बीच में कुछ भी परेशानी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। राइट। डॉक्टर शिप्रा, आप क्या कहना चाहेंगे पैगाम के तौर पर? देखिए, मेरा यही पैगाम है इंडियन सिटीज़न के लिए कि टीबी एक प्रिवेंटेबल और क्योरेबल बीमारी है। इसका 100% क्योर है अगर पेशेंट टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाए, अपनी जांचें कराए और सही से दवाई खाए। जैसे डॉक्टर सौम्या ने बोला कि इसको छुपाए नहीं, ठीक है। अगर वो बीमारी को छुपाएगा तो बीमारी मान लीजिए अभी उसके गांठों में है, और मान लीजिए उसे 2-3 महीने और डिले किया, डॉक्टर के पास जाने में सोचा कि ठीक हो जाएगा, कहीं गर्दन में गांठ है, छाती में गांठ है, लेकिन बैठे हुए हैं कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। कुछ ऐसे केमिस्ट, क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोग ऐसे जो छोटी छोटी दुकानें केमिस्ट ने खोल रखी, उनके पास जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं। मतलब दे आर लाइक, वो बेसिकली एक डॉक्टर जैसे अपने आप को फ्रेम करते हैं। मरीज़ उनके पास जाता है और वहीं से दवाई लेता है, पीसीएम खा रहा है, जो भी एंटीबायोटिक्स खा रहा है। उसमें क्या हो रहा है, जो उसको अगर टीबी उसकी कंट्रोल हो सकती है 6 महीने के इलाज से, उतने में वो हो सकता है ब्रेन में फैल जाए, उसके दिमाग में फैल जाए, या फिर उसकी हड्डियों में फैल जाए या पेट में फैल जाए, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो केस। और फिर इसको इलाज करने में, और इसका कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होता है, इलाज करने में भी लंबा समय लगता है, और उसके बाद उसके लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं मरीज़ के ऊपर। तो ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम लग रहे हैं, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, या ऑलरेडी आप डायबिटीज़ है, HIV है आपको, और ऐसे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो आप जा करके अपने डॉक्टर का परामर्श लीजिए और अपना बेहतर इलाज कराएं। इलाज को बीच में रोके नहीं,
ठीक है, तो बस इसी से बचाव कर डॉक्टर सकते हैं। सिद्धार्थ, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर शिप्रा से पूर्णतः सहमत हूँ और मेरा पैगाम भी यही है। और सिर्फ मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा जी। कि डॉट्स का लोगे साथ तो टीबी का होगा सर्वनाश। तो दवाई लगातार लेते रहें, 6 महीना पूरी तरह लें, कोई साइड इफ़ेक्ट अगर आए तो अपने डॉक्टर से मिलिए। यकीनन टीबी का सर्वनाश करना है, इसे जड़ से ख़त्म करना है और अपने मुल्क में, अपनी माशरे में इस मर्ज से हमेशा के लिए निजात पाना है। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और इतनी अहम जानकारियाँ जो हमारे नाज़रीन को दी है उसके लिए। जी, वाकई में आज तीनों ही एक्सपर्ट्स ने टीबी से जुड़े मौजू पर, मर्ज़ पर इतनी सारी अहम जानकारियां हमारे नाजरीन को फराहम की हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जा रहा है, तो हमारे इस प्रोग्राम का अहम मकसद आज यही था कि आपको इसके तई ज़्यादा से ज़्यादा बेदार करें। और हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो नाजरीन, आपको टिप्स ऑफ द वीक के साथ छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। टीबी के मरीज से करीबी राब्ता करने से बचें। मुनासिब हवा का इंतजाम करें ताकि जरासीम फैलने के इम्कानात कम हो। मास्क पहने ताकि आप जरासीम से महफूज रह सकें। सिगरेट नोशी और शराब से परहेज करें। टीबी की शदीद किस्मों से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। बाकायदगी से सेहत की जांच कराएं। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ।